पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 6 विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी मतदान प्रक्रिया। तमाम मतदान बूथों के लिए मतदान दल हुए रवाना। जिले के 87 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। जिला मुख्यालय पुलिस चौकी में लगा ताला, 5 पुलिस कर्मचारियों की लगी चुनाव ड्यूटी। कुपोषण उन्मूलन सर्वे में बरती जा रही लापरवाही। जिला पोषण पुनर्वास केंद्र में घटी बच्चों की संख्या। सीएमएचओ ने जारी किया पत्र। और शिक्षा से अछूता नक्सल प्रभावित क्षेत्र। जागरूकता की कमी के चलते बच्चे स्कूल के बजाय कर रहे मजदूरी। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा क्षेत्र बैहर की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने सालेटेकरी में वाहनों की जांच के दौरान एक वाहन से 6,14,000 के सोने चांदी के जेवरात को बरामद किया है। बीती रात की गई इस कार्यवाही में जब्त किए गए जेवरात खैरागढ़ के शांतिलाल जैन के बताए गए हैं, लेकिन उनके पास इस संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाया गया। मामले की तस्दीक टीम के द्वारा की जा रही है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए मंगलवार को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुआ। सभी मतदान दलों को ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन प्रदान कर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। वहीं तमाम मतदान केंद्रों में मतदान दलों द्वारा मतदान की व्यापक तैयारियां की गई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डीवी सिंह एवं पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए अपनी टीम के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और बैलेट यूनिट में पहली बैलेट यूनिट का थंबनेल 1 नंबर और कंट्रोल यूनिट को ऑफ करके इन्होंने ईवीएम मशीन अभी तक नहीं लिया है, तो ईवीएम मशीन ले लें। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के 1637 मतदान केंद्रों में कुल 12,49,046 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि जिले की 3 विधानसभा परसवाड़ा, लांजी और बैहर के मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा, जो दोपहर 3 बजे तक होगा। वहीं शेष 3 विधानसभा बालाघाट, वारासिवनी और कटंगी के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों में सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ होगा, जो शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। अरे नमस्ते। तू नहीं यहाँ नहीं, वो शायद पूरी वाला पूरी बटेरा। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान को लेकर प्रशासन के द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई है। कलेक्ट्रेट आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर डीवी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान को लेकर संपूर्ण व्यवस्था कर ली गई है और लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है। सभी मतदान दल रवाना होकर पोलिंग बूथ में पहुंच गए हैं। इस बार नई व्यवस्था करते हुए वोटरों को वोटर स्लिप और वोटर गाइड का वितरण किया गया है। दिव्यांगों के लिए बूथों में बेहतर व्यवस्था की गई है।
श्री सिंह ने कहा कि एफएसटी और एसएसटी टीम के द्वारा इस चुनाव को लेकर सराहनीय कार्य किया गया है। हमें उम्मीद है कि इस बार बड़ी संख्या में मतदान होगा। वहीं जिले में 14 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से नक्सल प्रभावित पोलिंग स्टेशन पर अर्धसैनिक बलों का एक पूरा सेक्शन है। बालाघाट जिले में कुल 1637 मतदान केंद्र हैं और उसमें से 591 मतदान केंद्र क्रिटिकल चिन्हित किए गए हैं। 591 में अगर हम उसका वर्गीकरण करें तो 238 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हैं और क्रिटिकल हैं, और उसमें आपके करीब 7 पोलिंग स्टेशन में वनरेबल एरिया भी है जो नक्सल के कारण वनरेबल है। जैसे नक्सल द्वारा धमकी देना कि वोट मत दीजिए और लोगों को सपोर्ट मत करिए, तो इस तरह की शंका के आधार पे उनको वनरेबल माना गया है। तो सभी आपके जो नक्सल इफेक्टेड पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे पूरा अर्धसैनिक बलों का एक पूरा सेक्शन पोलिंग स्टेशन पे तैनात किया गया है, जिसमें ऑलमोस्ट आपके 11-12 वर्दीधारी और हथियार वाले गार्ड रहेंगे, और दूसरे जो क्रिटिकल्स हैं उसमें हमारा हाफ सेक्शन होगा जिसमें 6-7 लोगों का बल होगा। साथ में मतदान दल के साथ जो 2-2 लोग लगे हैं वो अलग से हैं। वहीं एसपी जयदेवन ए ने कहा कि जिले में 591 क्रिटिकल पोलिंग बूथों में 268 पोलिंग बूथ हैं, जिसके सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बालाघाट जिला में टोटल 1637 मतदान केंद्र है, जिसमें 591 क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स, उसमें से 238 नक्सल अफेक्टेड पोलिंग बूथ्स हैं। सो इसके लिए सुरक्षा इंतज़ाम हम CAPF बल, DF और बाहर से आए हुए होम गार्ड्स, SPOs, इन लोगों से किया जा रहा है। सो इस मतदान इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में टोटल 13,000 का सुरक्षा कर्मियों का ड्यूटी लगी गई है। और नक्सल क्षेत्र में CAPF के द्वारा पूरा पोलिंग बूथ्स और ROP और एरिया डोमिनेशन ये सब हैंडल किया जाएगा। और इसको निगरानी वगैरह रखने के लिए सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स में हम ड्रोन कैमरास यूज़ कर रहे हैं। 10 ड्रोन कैमरास हमें मिली है और इनको 10 सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स में हमने इंस्टीट्यूट किया है। और इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर हमें मिल रही है इंडियन एयरफोर्स का। सो इससे एरियल सर्वे भी किया जाएगा और इमरजेंसी एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी इसके साथ किया जाएगा। और इसके अलावा FST और SST, फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक स्क्वाड, ये दोनों 40 के आसपास है। सो जहाँ से भी कंप्लेंट मिल रही है सो तत्काल FST और SST पहुँच के उसको एड्रेस करेंगे। और इसके अलावा पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट देखने के लिए 170 सेक्टर पुलिस मोबाइल्स इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके ऊपर SDOPs और TIs इसका निगरानी रखेंगे। और इसके अलावा मतदान, पोस्टल मतदान के लिए हमारा पुलिस फोर्स सभी लोगों का मतदान बैलेट पेपर इश्यू किया गया है। सो अभी तक 94% पुलिस पर्सनल हमारे डिस्ट्रिक्ट मतदान कर चुके हैं। सर कितने नाके बनाएंगे चेकिंग के लिए? कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल 14 इंटरस्टेट नाका है और उसमें से 7 इंटरस्टेट नाका नक्सल अफेक्टेड है। 7 इंटरस्टेट नाका CAPF बल के द्वारा मैनेज किया जा रहा है और बाकी 7 इंटरस्टेट नाका हमारे डिस्ट्रिक्ट फोर्स एवं SAF से मैनेज किया जा रहा है। और 9 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका है, 9 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका जो मंडला और सिवनी के साथ लगा हुआ है और इसको DF के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। जिला अस्पताल परिसर में संचालित जिला अस्पताल पुलिस चौकी में ताला लगा दिया गया है। 20 वर्ष में पहली बार इस पुलिस चौकी के पूरे कर्मचारियों को 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की ड्यूटी पर लगा दिया गया है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल पुलिस चौकी में वर्तमान में एक ASI, 2 हवलदार, 2 आरक्षक की तैनाती है जो अपने निर्धारित समय में ड्यूटी करते हैं, जिनका प्रमुख कारण अस्पताल तहरीर की जांच करना, मेडिको लीगल केस की जांच करना और बयान दर्ज कर तहरीर संबंधित थाने को भेजना है। यह पुलिस चौकी 30 नवंबर को ही खुलने की संभावना है।
पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी में चले जाने के बाद जहां देर रात तक किसी भी पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लग पाई है। शासन के द्वारा जिले में कुपोषण को नियंत्रण करने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिले में कुपोषण को लेकर संबंधित विभाग सजग नहीं नजर आ रहा है। जिला अस्पताल में स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में एक माह में महज 9 बच्चे भर्ती हुए हैं, जो कि चिंता का विषय है। विभाग के कर्मचारियों की माने तो इस माह में अत्यधिक अवकाश होने और चुनाव की वजह से बच्चों की संख्या में कमी आई है। वहीं इस मामले में CHMO मनोज पांडे ने संबंधित विभाग को पत्र जारी किया है। पद्मेश न्यूज की टीम ने जब पोषण पुनर्वास केंद्र का जायजा लिया तो केंद्र में वीरानी सी नजर आई। वार्ड में अधिकांश बिस्तर खाली नजर आए। वहीं बच्चों के परिजनों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि केंद्र के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को लेकर जो नियम निर्धारित किए गए हैं वे उचित नहीं है। वारासिवनी के खोड़सिवनी निवासी सरस्वती बाई ने बताया कि उनके 2 बच्चे पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती है, लेकिन केंद्र के द्वारा एक बच्चे को 1680 रुपए के आधार पर सहायता राशि दी जा रही है, जो कि गलत है। अपना पगला मीडिया वाले सरस्वती भाई। कहाँ से आए आप? अच्छा, यहाँ पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को भर्ती किया है आपने? हाँ। कितने बच्चों को भर्ती किया? 2 बच्चों को। क्या हो गया था इनको? वजन का। वजन कम था। तो खान पान में क्या खिलाते पिलाते थे? ये केरा है, दूध है, वो बादाम का, चने का भुरका। अच्छा, यहाँ जांच हो पाई है जिला अस्पताल में? हाँ। कब से भर्ती है यहाँ पर? 12 दिन हो गए। 12 दिन। हाँ। अच्छा, ये बताएं कितना पैसा मिलता है यहाँ पर? 1680। अच्छा, कितने? एक बच्चे का? एक बच्चे का। तो आपके यहाँ 2 बच्चे हैं तो कितना मिलेगा? नहीं कहते हैं। नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहीं मिलेगा कैसे? क्यों? अब क्या मिलेगा? क्योंकि दोनों बच्चे कुपोषित हैं ना। हाँ। दोनों बच्चों को भर्ती किया है। हाँ। तो एक ही बच्चे का कह रहे हैं। वहीं इस मामले में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे ने बताया कि पोषण पुनर्वास केंद्र में महिला बाल विकास के माध्यम से बच्चों को भेजा जाता है। वर्तमान में केंद्र में बच्चों की संख्या 59% है, जबकि यह संख्या 100% होनी चाहिए। इस संबंध में संबंधित विभाग को पत्र जारी किया गया है। शासन प्रशासन द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। लोगों को शिक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके भी जिले के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे हैं और वहां के बच्चे कलम की जगह लकड़ी ढोने के लिए मजबूर है। ताज़ा मामला जिला मुख्यालय से लगभग 48 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित ग्राम सोनगुड्डा से जुड़ा है, जहां के बच्चे मजबूरी में अपने परिवार का सहारा बनने के लिए स्कूल जाने की बजाय जंगल से लकड़ी लाने के लिए मजबूर हैं। शासन प्रशासन की अनेक योजना होने के बावजूद भी नक्सली क्षेत्र के बच्चों का यह नज़ारा सरकारी निगाहों को नज़र नहीं आता। शायद यही वजह है कि जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, मजबूरी में उनके हाथों में लकड़ियां थमा दी गई। लकड़ी का गाड़ा बनाकर अपने साथियों के साथ जंगल से लकड़ी ढो रहे 5 वर्षीय बालक धनीराम पिता बैसाखू परते ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें स्कूल जाने से मना किया है, जिसके चलते वे अपने साथियों के साथ जंगल में लकड़ी के लिए आए हैं ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। बेटा क्या नाम है आपका? धनीराम। धनीराम, पूरा नाम बताओ। धनीराम। पिता का नाम? बैसाखू। क्या लिखते हैं आप? सरनेम क्या लिखते हैं? परते। परते। कहाँ रहते बेटा? सोनगुड्डा। सोनगुड्डा। अभी ये जो आपने जो गाड़ा बनाया है, किसने बनाया है? ये गाड़ा किसने बनाया है? मैं। आपने बनाया? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं इससे? इससे ये लकड़ी कहाँ ले आ रहे हैं? यहाँ इधर से लाते हैं। कहाँ घर ले आ रहे हो लकड़ी? हाँ। काय के लिए? जलाने के लिए? हाँ।
अच्छा बेटा, कौन कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? मुझे स्कूल जाते हो? नहीं जाते? क्यों बेटा स्कूल क्यों नहीं? ये तो उम्र आपकी पढ़ने लिखने की है, फिर आप स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल है तुम्हारे गांव में? हाँ। अच्छा, फिर स्कूल क्यों नहीं जाते? पिताजी हैं? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं पिताजी? काम करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ। तो आपके घर वाले, आपके पिताजी नहीं बोलते आपको बेटा स्कूल जाओ? नहीं बोलते? मत जाओ बोलते हैं, लकड़ी लाओ? हाँ। अच्छा, लकड़ी लाने बोलते हैं। तो ये आपके भाई लोग हैं क्या? नहीं। हाँ, दोस्त लोग हैं? हाँ। तो आप रोज लकड़ी ले आते हैं घर में? हाँ। अच्छा, चूल्हा जलाने के लिए? हाँ। और अच्छा, ये कुछ तुम्हारे गांव में कोई ऐसा कुछ देते हैं क्या कुछ, यानी कोई मदद नहीं मिलती, सरकारी मदद? नहीं मिलती। मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने और जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ जिला निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए अब हाईटेक प्रणाली का उपयोग भी किया जा रहा है, जिसका एक नजारा मंगलवार को नगर में देखने को मिला, जहां एलईडी स्क्रीन के माध्यम से नगरवासियों से वोट करने की अपील की गई। जितनी जागरूक बालाघाट की महिलाएं, उतनी जागरूकता पुरुष भी दिखाए। काम सारे छोड़ के ये फर्ज निभाए, वोट करे कोई बहाना न बनाए। इलेक्शन की सभी नोट करे, सच को चुने, सत्य को प्रमोट करे। वोट करे, वोट करे, वोट करे, इलेक्शन की सभी नोट करे। वोट करे, वोट करे, वोट। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कायदी के प्राथमिक शाला जोड़ापाट और इंदिरा आवास कॉलोनी में इस वर्ष 28 नवंबर को पहली बार इस क्षेत्र के मतदाता मतदान करेंगे। वहीं इस बूथ को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक कुमार अग्रवाल का स्थानांतरण बतौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर किया गया है। न्यायालय के स्टाफ के द्वारा बुधवार को जिला न्यायालय के सभा कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें स्नेहिल विदाई दी गई। इस अवसर पर श्री उमेश कुमार गुप्ता प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, श्री राजाराम भारतीय विशेष न्यायाधीश सहित अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश व न्यायालय से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने जिला न्यायालय में जो सेवाएं दी उनमें सभी कर्मचारियों ने सहयोग किया है और उन्हें सभी का स्नेह प्राप्त हुआ है। सभी के सहयोग से काफी व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं। और हमारे जिले में जितना कर्मचारी यहाँ उपलब्ध है वैसे कर्मचारी कहीं भी नहीं मिले और कभी भी कर्मचारियों की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं उठानी पड़ी। सभी कर्मचारियों को समय पर कर्मचारी से कोई समस्या है या ऐसी बात है तो तत्काल ही कोई न कोई उपाय निकाल करके डीजे साहब उस पर कार्रवाई करते थे और कभी कोई कार्य ऐसा लंबित नहीं रखते थे और कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती थी। और जब भी हम लोग आदरणीय डीजे साहब के पास गए तत्काल समस्याओं का उपचार या निराकरण आदरणीय डीजे साहब द्वारा कर दिया जाता था। हमारे न्याय की स्थापना में डीजे साहब के कार्यकाल में बहुत सारे नए फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, अच्छी क्वालिटी के टेबल खरीदे गए। यहाँ तक कि जो प्रति श्रेणी मैं जब भिंड से बालाघाट पदोन्नति नियुक्ति हुई तो मेरे लिए बालाघाट जिला कोई नया नहीं था। मेरा पूर्वजों से इस कर्मभूमि से संबंध रहा है। जब मैं बचपन में था मेरे पिताजी मेरे को वारासिवनी लेके आए थे। मैं 4 साल वारासिवनी रहा हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी यहाँ 81 से 84 एडीजे रहे। उसमें मैंने लॉ किया वारासिवनी से। उसके बाद ईश्वरी कृपा हुई, मेरे पदोन्नति हुई इंदौर से सीजीएम के रूप में। मैं 5 साल वारासिवनी में रहा हूँ एडीजे के रूप में।
उसके बाद मेरे को यहाँ पर पदस्थापना की गई जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश के रूप में। तब मैं आधे ज़्यादा में आया, कॉपी सेक्शन में करीब 550 पढ़ने की हुआ करती थी, रिकॉर्ड रूम भी अस्त व्यस्त था, माल खाने की हालत भी खराब थी, लोगों के GPF आवेदन लंबित रहते थे, चक्कर लगाते रहते थे ऑफिस वालों के, वो डिसाइड नहीं होते थे, मेडिकल लीव छुट्टियाँ आदमी वो करके आया था, स्वीकृत नहीं होती थी। सर्वप्रथम मैंने बोला सुना कि आएगा आदमी, इन सब चीज़ों के लिए इस सफलता श्री अब्दुल्ला साहब ने मेरी गिराई है, उसमें जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होता ये संभव नहीं था हम इस मुकाम पर पहुंच पाते। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 6 विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी मतदान प्रक्रिया। तमाम मतदान बूथों के लिए मतदान दल हुए रवाना। जिले के 87 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। जिला मुख्यालय पुलिस चौकी में लगा ताला, 5 पुलिस कर्मचारियों की लगी चुनाव ड्यूटी। कुपोषण उन्मूलन सर्वे में बढ़ती जा रही लापरवाही। जिला पोषण पुनर्वास केंद्र में घटी बच्चों की संख्या। CMHO ने जारी किया पत्र। और शिक्षा से अछूता नक्सल प्रभावित क्षेत्र। जागरूकता की कमी के चलते बच्चे स्कूल के बजाय कर रहे मजदूरी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।